आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल है। अरे बहुत बवाल मचा हुआ है भाई। सैम पित्रोदा जो कि एक बुद्धिजीवी है, ठीक है, तगड़े लीडर रहे हैं वो, उन्होंने कुछ बोल दिया और उस पर हो गया बवाल। अब यार कांग्रेस, देखो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है इस इलेक्शन में, है ना। वोटिंग शुरू हो गई है। साम दाम दंड भेद गालियां सब कुछ अपनाई जाएंगी, सीटें जीतनी है। वो ज़माना लद गया जब एक डिसेंसी मेंटेन होती थी। अब कोई डिसेंसी कहीं से मेंटेन नहीं होगी। चाहे ऑपोजिशन हो चाहे जो रूलिंग पार्टी हो, वो हर हथकंडे अपनाएगी ताकि वो इलेक्शन जीते। अब इसमें आपको मौका नहीं देना है। अब कांग्रेस ने ऐसा खतरनाक मौका दे दिया है कि वो डिफेंड करने में पसीने छूटे जा रहे हैं, ठीक है। तो सैम पित्रोदा ने बोला है कि भाई देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लोगों के लिए ही है। अब इन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की है, बीजेपी ने इसको पकड़ लिया। बात यह है कि पीएम मोदी ने यह बयान दिया था। हालांकि यहां पीएम मोदी जो अटैक किया था कि कांग्रेस आपका पैसा लेगी, बांट देगी, आपका मंगलसूत्र तक दे देगी, तो ये सारी बातें पीएम मोदी ने की थी एक रैली में। अब सैम पित्रोदा जो हैं उन्होंने ये बयान दिया। कांग्रेस ने बोला ये इनका पर्सनल बयान है, ठीक है। बाद में सैम पित्रोदा ने यह भी बोला कि भाई देखो, जो मैंने बयान दिया है उसको बहुत ही तोड़ मरोड़ के जो है वो बताया जा रहा है, ऐसा मैंने बोला ही नहीं था, ठीक है ना। अभी हमारा कोई भी प्लान नहीं है इनहेरिटेंस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने का। इनफैक्ट मोदी सरकार जो है वो चाहती थी इसको इंप्लीमेंट करना, ये तो 2018 में। अब देखिए, मैं आपको इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बताऊंगा और यहां पे क्या आपसे पैसा लेके गरीबों को दिया जाएगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात नहीं है, बट राहुल गांधी ने कई बार ये बोली, बट उसका ऐसा नहीं है कि देखिए कोई भी पार्टी ये नहीं करेगी। हालांकि ये भारत में पहले होता था। अब इनहेरिटेंस टैक्स है क्या, पहले आपको ये समझ लो। तो सबसे पहले ये टैक्स लगता है, भारत और अमेरिका अलग है। अमेरिका में जहां पर 18 साल के हो आपको पेरेंट्स लात मार के भगा देते कि भाग ऐसे, और उसके बाद आपको सरकार गुजारी भत्ता देती है। आप सरकार, आप लोग कुछ काम कर, बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। वहां पे बूढ़ों का सरकार ख्याल रखती है, टीनेजर्स का सरकार ख्याल रखती है, तो वहां पे पैसा मिलता है। तो इसीलिए लोग, आपने देखा होगा ना, जो फॉरेनर्स होते हैं वो पैसा सेव नहीं करते, वो उड़ाते हैं। उनके पास 1 लाख आएगा, 1 लाख ट्रैवल कर लेंगे। हमारे यहां सेविंग की आदत है। इसीलिए जितना रिसेशन आप देखते हो ना, ये इकोनॉमी बर्बाद वो सब यूरोप या अमेरिका की होती है, क्योंकि वहां सेविंग की आदत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो टैक्स है ये बहुत देशों में, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में, यूरोप में, इनफैक्ट अमेरिका में भी ये टैक्स जो है वो लिया जाता है। भारत में लिया जाता था लेकिन अब लिया जाता नहीं है। देखिए आप एक चीज समझिए, ये कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है। अब जब पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद आ गया, थ्योरी ऑफ वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ, इनविजिबल हैंड, ये सब बहुत सारी थ्योरीज जो है, ठीक है। थॉमस जो माल्थुसियन थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी एकाएक करके कैपिटलिज्म की आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत, अब देखिए मैं थ्योरी, ये जितनी भी चीजें मैं बताता हूं बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। तो जो यहां पे अमीर लोग थे वो लगातार फैक्ट्री बनाए जाए, वेल्थ इतनी सारी, कुछ लोगों के पास सब कुछ, जो आज कंडीशन है, लोगों को वो अपने यहां रखते थे, उनको फूटी कौड़ी नहीं मिलती थी, 24-24 घंटे काम करना पड़ता था, कुछ नहीं मिलता था, बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे। उसके बाद आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बोला कि पूरी दुनिया के ये वर्कर आ जाओ, यूनाइट हो जाओ। उन्होंने प्रिंसिपल दिए। उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो काटा जा रहा है, तुम्हारा बचपन से ही काटा जा रहा है, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, वेल्थ तुम्हारी है जो तुमको नहीं दी जा रही है। अब उसके बाद कैपिटलिज्म में चेंजेस हुए। अब ये बोला गया, ये माना गया कि हम एक काम करते हैं, जितना पैसा आ रहा है आपके पास, आप अमीर रहो लेकिन उसका अच्छा खासा पैसा आप समाज में लगाओगे। अब वो समाज में पैसा कैसे लगेगा, टैक्स के थ्रू लगेगा। हम सुपर रिच से टैक्स लेंगे, ये 50% तक, आपकी आधी वेल्थ जो है, जो बहुत अमीर है, एक समय पे आप इतने पैसे का करोगे क्या। जैसे मेरा भी मानना यह है कि हर किसी के ना एक लिमिट होनी चाहिए। जब आपकी वो लिमिट हो जाए कि बस इतना ही पैसा, उसके बाद आपको समाज के लिए काम करना चाहिए। जो आपका पैसा है वो आप समाज के लिए आपको लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये बोला गया कि टैक्स हम इनसे लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको जान के हैरानी होगी, अमीर तो टैक्स देते ही नहीं है।
आप देख लीजिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे वो किस तरीके से टैक्स बचाते हैं। मेन टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर लगता है। अमीर जो हमने उम्मीद की थी कि बहुत ज़्यादा टैक्स आएगा या गरीबी खत्म हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। अमीरों के पास पैसा आया, उन्होंने पैसा लगाया नहीं, वो पैसा उन्होंने जमा किया और समाज और खराब हो गया। अब उसके बाद एक कंसेप्ट आया कि भाई टैक्स लगाओ, तो फिर बहुत सारे टैक्स लगाए जाने लगे, सरकार का रेगुलेशन हो गया। चाइना जैसे देश में तो भगा भगा के मारा गया। यही तो नरेंद्र मोदी ने बोला था कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो माओ जेडोंग ने किया था, ये कि जिसके पास वेल्थ उसकी वेल्थ छीन लो और बांट दो गरीबों में। इतने समय से जो लैंडलॉर्ड्स हैं, फ्यूडलिज्म यूरोप का कंसेप्ट, सर्फडम और फीफ, तो अब यहां जो भी जिनके पास जमीन है उनको उखाड़ फेंको और उनकी जमीनें छीन लो। डार्क नाइट राइजेस आपने मूवी देखी, बैटमैन पार्ट 3, क्रिस्टोफर नोलन की एपिक मूवी, उसमें बेन क्या करता है, वो दौलत छीन के बांट देता है, वैसा कंसेप्ट। अब नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि ऐसा ही होने वाला है अगर कांग्रेस आ गई तो, आपके पैसे को लेके ये बांट देंगे। अब ये पॉलिटिक्स है। कांग्रेस कह रही कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब देखिए, इतनी सारी दौलत हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब जब आपके पास इतनी दौलत है तो आपका जो वंशज है वो दौलत उसके पास आएगी। सिद्धांत अग्निहोत्री के पास अगर 100 करोड़ आ जाए तो मेरा जो बेटा होगा उसके पास 100 करोड़ जाएंगे। भारत में उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कुछ लोग कहते हैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, मेहनत उनके परदादा ने की, दादा ने की, और उनको उसका फल मिल रहा है, बिना बैठे अमीर हो जाते हैं वो। नाकारा, एकदम बेकार। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके जो बेटे हैं या बेटियां हैं, या बेटे ज्यादातर, वो एकदम नाकारे, बकवास, बेकार। मतलब आप ये समझिए कि उनको कोई मतलब छोटी से छोटी नौकरी भी ना दे, है ना, और उनके पास करोड़ों की दौलत है क्योंकि उनके बाप दादाओं की है। अब सरकार, मतलब पहले इनहेरिटेंट टैक्स लगता था कि जो तुम्हारी दौलत है हम उस पर भी टैक्स लगाएंगे। अमेरिका और यूरोपियन देशों में आज भी इस पर टैक्स लगता है कि अगर 100 करोड़ सिद्धांत अग्निहोत्री के बेटे के पास गया तो इनहेरिटेंट टैक्स मतलब है 50 करोड़ हमारा। अगर 50% टैक्स लग रहा है, 30% लग रहा है, 30 करोड़ हमारा। ये होता है पूरा का पूरा, ये कंसेप्ट है इनहेरिटेंट टैक्स। अब इसी पे चोट की गई है। यहां पे बोला गया है कि अब सैम पित्रोदा ने बोला कि भाई देखिए अमेरिका में तो है, अब उन्होंने इसको घी दे दिया आग में। अब वही बात है कि भाई देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो मैंने पढ़ा उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन कांग्रेस को डिफेंड ही नहीं कर पा रही है। और भाई नरेंद्र मोदी तो ठहरे नरेंद्र मोदी, वो तो यूनिवर्सल रोस्टर है, ठीक है। उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें बोली, रोस्ट करने में तो भाई वो महारत हासिल है उन्हें, ठीक है। तो अब वो तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, बारीकियां पकड़ लेंगे, और आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। और यही हो रहा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई है। राहुल गांधी की बातें बोल रही है, की जा रही है कि भाई देखो ये इन्होंने कुछ जगह की थी, बट उसमें स्पेसिफिक चीजों पे ऐसा नहीं कि आपके पैसा लेके बांट दिए जाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो अमेरिका में खाली 6 राज्यों में वेल्थ टैक्स लगता है। क्यों इनहेरिटेंस टैक्स लगता है? अमेरिका के 50 राज्यों में क्यों नहीं लगता? क्योंकि अमेरिका में फेडरलिज्म है। अमेरिका का कोई लॉ जरूरी नहीं है पूरे, वो इक्वल है, राज्य और सेंटर इक्वल है अमेरिका का, तो इसीलिए खाली 6 ही राज्यों में लगता है। तो अब वही है कि जो, जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई मर गया, उसका वंशज को अगर पैसा मिल रहा है तो ये तो, बट डिफरेंस है। एस्टेट मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी, लैंड। ये पहले के जमाने में नहीं कि बहुत बड़ी एस्टेट है आपकी, भयानक प्रॉपर्टी है, एकड़ों में जमीन है, खेती हो रही है, तो एस्टेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो अमेरिका में लगता था। हालांकि जो एस्टेट टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही लग जाता था कि आपका इतना लैंड है, इतना, जैसे मान लीजिए आपकी 1000 एकड़ की जमीन है तो 200 एकड़ सरकार के होंगे, बाकी आप रखो। भारत में भी ऐसे मूवमेंट चले, आजादी के बाद भारत के मूवमेंट ऐसे चले, राजा महाराजाओं के बाद बहुत सारा भूदान मूवमेंट चला। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, मॉडर्न गांधीयन, मतलब कमाल, महान आदमी। जहां माओ जेडोंग जंग लड़ रहे थे, जहां माओ जेडोंग ने लोगों को मार दिया जीते जी, तुम्हारी जमीन खरीद लेंगे, वहां पे आचार्य विनोबा भावे जैसे लोगों ने मतलब लोगों को कन्विंस कर रही है। और हमारे भारतीयों ने, जिनके पास जमीनें थी, हंसते हंसते दान दे दी जमीन कि कोई बात नहीं, ये आपकी है, आप रखिए, है ना, सर्वोदया। तो ये चीज है। तो फॉर्मर इज लेवीड ऑन स्टेट, और ये बाद में ये बेनिफिशियरी जिनको मिल रहा है, ठीक है,
तो इनहेरिटेंस टैक्स जो मिल रहा है आपके पास, टैक्स पैसा आ रहा है उस पे लगा। जैसे मैं हूं या मेरे पिताजी की अगर जमीन है, ठीक है, जो कि नहीं है, तो जो उसके ऊपर अगर है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इनहेरिटेंस टैक्सेस जो है वो अभी 6 अमेरिका के स्टेट्स में लोआ होता है, आयोवा होता है, लोआ कह रहा हूं, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेनिसिल्वेनिया। ये 6 राज्य जो है अमेरिका में टैक्स लगाते हैं, ठीक है ना। भारत का भी 1985 तक अपना खुद का इनहेरिटेंस टैक्स था, ठीक है। और अभी भी ये बातें बोली जाती है कि भाई देखिए 1% वर्सेस 99%, या भारत में 10% वर्सेस 90% डिबेट चलती है कि पूरी वेल्थ इन लोगों के पास है, तो क्यों हम इनसे पैसा ना ले, क्यों हम इनसे पैसा ना ले, गरीबियों में लगाए या लोगों में लगाए। ये अभी भी डिबेट चल रही है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रही है कि सुपर रिच को टैक्स किया जाए, ठीक है। तो इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो भारत में 1985 तक थे, 1953 में आया था। एस्टेट ड्यूटी जो है वो, जैसा कि हमने बताया कि जब कोई मर जाता था तो एस्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 के थ्रू इसमें लगाया जाता था। भारत में 85% तक था, मतलब अमीर होना भी एक अभिशाप था। 85% आपका सरकार ले लेगी प्रॉपर्टी में, 85%, 85% आप समझ रहे हो, ये चीज है। तो प्रॉपर्टी जो है वो 1.5 लाख, तो उसको 7.5% तक टैक्स किया जाता था, उस समय की बात है। ऑब्जेक्टिव यही था कि इनकम डिस्पैरिटी को कम किया जाए, लेकिन 1985 के बाद इसको एबॉलिश कर दिया, क्योंकि ना ही इसने कुछ नहीं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कोई सोसाइटी की मदद नहीं, कोई जीडीपी कम नहीं, कुछ इकोनॉमिक इक्वालिटी कम नहीं। अब आप ये समझिए कि उस समय 1300, याद रखिएगा कि ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन से मैंने आर्टिकल उठाया है, तो 13,000 करोड़ में जो टैक्स आता था उसमें से खाली सिर्फ 20 करोड़ जो है उतना टैक्स, तो भारत ने बोला बस, इससे ज्यादा तो सरकार का पैसा लग जाता था टैक्स कलेक्शन में, जो मशीनरी, इतना ही पैसा आ रहा है, तो यार इसको फिर हटा दिया गया। यार हटाओ यार, ये क्या स्टेट टैक्स की बात कर रहे हैं। एबॉलिशन के बाद इनहेरिटेंस टैक्स बोला कि नहीं नहीं ये तो जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है, इसमें मोटा पैसा आता है, जमीनें आती है, पैसा। इनहेरिटेंस टैक्स अलग हो गया ना, तो इसमें पैसा कमाने का स्कोप था, क्योंकि इसमें तो खाली टैक्स लगाना है। प्रॉपर्टी टैक्स में तो, एस्टेट टैक्स में तो आपको जाना पड़ेगा, कैलकुलेट, बड़ा खर्चा होता है उसमें, ठीक है ना। दिसंबर 2018 में, देखिए ये 2011 से चल रहा है। पी चिदम्बरम ने सबसे पहले बोला था कि लगाते हैं टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स लेके आओ। फिर यूपीए 2 गवर्नमेंट आई, उसमें मतलब यूपीए 2 ही गवर्नमेंट थी, तो उस समय भी बोला था। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी ये बोला है कि इनहेरिटेंस टैक्स जो है, हालांकि अभी तक लगाया नहीं, बट अरुण जेटली जो है उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और बाकी इंस्टीट्यूशन जो डेवलप कंट्री, उसमें अच्छा खासा इंडोमेंट्स दिए जाते हैं जैसे इनहेरिटेंस टैक्स, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब ये प्रैक्टिस भारत में प्रेवलेंट थी। देखिए मैं तो बोलता हूं खुले तौर पर कि सुपर रिच पे आप टैक्स लगाइए, मैं तो इसके फेवर में हूं कहीं ना कहीं, और मैं इसके फेवर में भी हूं, ये स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को तो आप कंट्रोल करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें एक आईएएस ऑफिसर आया था, उन्होंने बताया था सबसे बड़े माफिया है एजुकेशन माफिया, सबसे बड़े माफिया, स्पेशली जो बीएड और बीटीसी ये सब कॉलेजेस के हैं। कहीं तो कॉलेज में नहीं चल रहा, आपको डिग्री पकड़ाई जा रही है। स्कूल्स को आप देखिए, रेगुलेशन में है ही नहीं, बेवकूफ बना के सरकार को टैक्स बचाते, भाई इनको तो आप रेगुलेशन में लेके आओ। अनाप शनाप, मैंने यार भांजे की, जब मतलब भांजा कह रहा हूं, जो मेरी वाइफ है, ठीक है, उनका भांजा है, तो जब उसकी फीस देखी मैंने, महीने की 15,000 रुपए, अभी केजी में गया है, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, लूट मची पड़ी है, इसको सरकार कंट्रोल करे, बहुत जरूरी है ये। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ये बोला था कि वेल्थ टैक्स को एबॉलिश करेंगे और हम सरचार्ज लेके आएंगे सुपर रिच पे, ठीक है ना। तो सरचार्ज की यहां पे बात हुई थी कि वेल्थ टैक्स अब नहीं लगेगा। अब अरुण जेटली ने बोला कि वेल्थ टैक्स जो है वो 1% जो है, अगर जैसे आपके 30 लाख रुपए है तो 1%, ठीक है, यानी कि 30,000 के करीब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें इक्विटीज, बॉन्ड्स, फर्स्ट हाउस, इसमें नहीं आएगा, ये इन चीजों में नहीं आएंगे। कि आपने अगर पहली बार घर खरीदा है तो उस पर भी तो यार फायदा, बड़ी मेहनत से लोन दे के, अब इसी पे अगर सरकार टैक्स ले लेगी तब तो हो चुका। इक्विटी और बॉन्ड्स नहीं आएंगे, इस पे इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा ना, लोग खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है। सारा पैसा सरकार ले लेगी तो लोग, सरकार बैठ जाएगी, सरकार का भत्ता बैठ जाएगा। तो टोटल वेल्थ कनेक्शन खाली 1,000 करोड़ था 2013-2014 में, यानी कि आज से 10 साल पहले। 2% एडिशनल सरचार्ज जो है वो इंडिविजुअल्स पे लगाया गया, जिनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 1 करोड़ से ऊपर थी, 1 करोड़ उससे ऊपर। अब ऐसा लग रहा था कि 9,000 करोड़ का रेवेन्यू लेके आया जाएगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, मेरा मानना है कि इन सब चीजों से कुछ ज्यादा होगा नहीं।
आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेम क्या होता है? लॉन्ग टर्म गेम आपको ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको स्टार्टअप्स को छूट देनी पड़ेगी। तब जाके अगर आप अपने घर में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएंगे तो आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी। टैक्स से आपको एक लिमिटेड पैसा मिल सकता है, ठीक है। अभी भी भारत में लोन्स लिए जा रहे हैं, भारत डेफिसिट में है ना। तो अब वेज टू टैक्स वेल्थ क्या क्या है देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो टैक्सेस आर लेविड ऑन द फ्लो ऑफ इनकम ऑन वेल्थ और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, यानी कि आपकी वेल्थ पे या अगर आप ट्रांसफर करते हो या अगर आपके पास स्टॉक ऑफ वेल्थ है जो कि आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक बार आपका टैक्स लगता है, वन टाइम लेवी लगता है। देयर कैन बी ए कैपिटल लेवी ऑन इनकम फ्रॉम वेल्थ और ओनरशिप ऑफ एसेट्स रिजल्टिंग इन कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स वही, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने से 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, ठीक है। अब आपके 50 लाख की प्रॉपर्टी ली आपने, ठीक है। अब अगर आप उसको बेचोगे, राइट, 60 लाख में बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन कितना हुआ? 10 लाख, तो 10 लाख पे टैक्स लगेगा। अब कैपिटल गेन कितना है? 30% के करीब है ना, 25-30% के करीब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यानी कि अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, ठीक है, और अगर आपने उसको ज्यादा में बेच दी तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। आप समझ सकते हो। अब कैपिटल गेन इसीलिए कहते हैं बेटा, रजिस्ट्री बहुत होता है ना, रजिस्ट्री उसी दाम पे कराओ जिस पे रजिस्ट्री में घोटाला मत करो, ठीक है, वरना छीके आ जाते, कैपिटल गेन बहुत लग जाता है। तो कैपिटल गेन जो है तो 10 लाख का 30% या 3 लाख आपको सरकार को देना पड़ेगा, तो ये कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है ना। तो ट्रांसफर टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, एस्टेट टैक्स या फिर गिफ्ट टैक्स, जब भी आप वेल्थ या एसेट्स को ट्रांसफर करते हो, टैक्सेस जो है वो इनकम और वेल्थ में भी लगता है, ठीक है ना। जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि 25% बिलेनियम मिनिमम इनकम टैक्स, जो 25% अनरियलाइज्ड गेन है उस पे लगो, सुपर रिच पे 25%। ये अमेरिका का मॉडल है, ठीक है ना। आप 1955-1956 में आ जाओ तो स्टेट ड्यूटी जो है वो उस समय 21 लाख के करीब थी, ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन आई कितनी? 13 लाख के करीब। एक्चुअल में इतना पैसा आया। हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन और डबल टैक्सेशन बहुत सारे वेल्थ टैक्स के फॉर्म में हमको मिले, नहीं मिले, तो इसी वजह से हमने इसको हटा दिया, स्टेट टैक्स को हटा दिया, क्योंकि पैसा कम हो रहा था, हमको उतना मिला नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 1985-86 में उस समय फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह बाद में प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने बोला कि सबसे पहली बात तो 2 सेपरेट लॉज हैं टैक्स पे, एक तो वेल्थ है जो कि बिफोर टैक्स और स्टेट ड्यूटी आफ्टर डेथ, जिसकी वजह से टैक्स पेयर को अच्छा खासा हरासमेंट झेलना पड़ता है। और जहां टैक्स पेयर को हरासमेंट झेलना पड़ेगा, टैक्स लेने आ रहे हो तो टैक्स ले लो, लेकिन इतना टैक्स लगाओगे तो हमारी हालत ही खराब हो जाएगी, तो फिर फायदा क्या। एस्टेट ड्यूटी जो है उसने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया, ठीक है। जैसा बोला जा रहा था कि इसमें बहुत ज्यादा जीडीपी बढ़ जाएगी या खूब सारा पैसा आ जाएगा, तो ऐसा हुआ नहीं। वेल्थ टैक्स के साथ भी यही सेम इशू था। तो हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन और लो यील्ड, मतलब कलेक्शन में बहुत पैसा लग रहा है, 13 करोड़ का टैक्स एस्टेट ड्यूटी कलेक्ट हो रहा है, और आपको कलेक्ट करने में, क्योंकि आप मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, 16-17 करोड़, तो आपको तो लॉस में हो। तो फायदा क्या है? रिच एंड वेल्दी जो है उसको मोर टैक्सेस देने पड़ेंगे, ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि वेल्थ टैक्स जो है उसको एबॉलिश करके एडिशनल सरचार्ज 2%, ये 2015-16 में अरुण जेटली सर ने बोला था कि इतना जो है वो आप इस पे लगा दीजिए, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा आ नहीं रहा था, उससे कोई फायदा सरकार को मिल नहीं रहा था। 1998 में गिफ्ट टैक्स जो है वो एबॉलिश कर दिया, उसमें बोला गया लोअर रेवेन्यूज आ रहा है, ठीक है। और 1958 से ये सब चल रहा था, गिफ्ट पे भी टैक्स लगता था, आपको बता दूं, अब नहीं लगता है 98 पे इसको, ठीक है। तो गिफ्ट टैक्स हैज आल्सो नॉट बीन सक्सेसफुल, इसीलिए इसको भी डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसको भी हटाते हैं, ये भी बोला गया। हालांकि इसको बाद में रिवाइव किया गया जुलाई 2004 में। फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने बोला कि जरूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग को, क्योंकि गिफ्ट के फॉर्म में भी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ब्लैक का पैसा व्हाइट जो है वो कहता है, ठीक है। मार्च 2024 में आईएमएफ ने ये कहा कि जो टैक्स रेट्स है वेल्थ, इस समय पूरी दुनिया में डिक्लाइन हो रहे हैं। तो जो वेल्थ टैक्स रेट्स है ना वो नीचे जा रहे हैं, राइट। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें भी डिक्लाइन हो रहा है, जो बिजनेस का टैक्स है। ओईसीडी का डेटा,
IMF का डेटा, वेल्थ टैक्स सिर्फ 3 देश स्विट्जरलैंड, स्पेन यहां और नॉर्वे जो है वो वेल्थ टैक्स प्रॉपर तरीके से वेल्थ टैक्स लगाता है, बाकी कोई भी देश नहीं लगाती है। यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी, आ जाओ ये क्या कह रहे हैं। ग्लोबल बिलियनियर्स, इनका टैक्स रेट 0 से 0.5% तक जाता है, ठीक है, जो इनकी वेल्थ है, यानी कि वेल्थ के मुकाबले ये बहुत कम टैक्स दे रहे हैं, ये बात सच है। कई बार ये शेल, मैंने बताया ना, ये अमीर टैक्स ही नहीं देते हैं। जेफ बेजोस का देखना हो कितना टैक्स देता है, 0। कई बार ऐसी शेल कंपनी जो है वो खोल ली जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग। ग्लोबल मिनिमम टैक्स, यानी कि इतना तो आपको टैक्स देना ही देना है, 2% ऑफ देयर वेल्थ, ये $250 बिलियन तक आ जाएगा। 3000 इंडिविजुअल्स पे अगर हम लगाएंगे जो इस समय सुपर रिच की कैटेगरी में आते हैं, तो ठीक है, टैक्स इवेजन से बच जाएंगे, यानी कि इतना पैसा आपको देना ही देना है। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया में मिनिमम टैक्स, इतना तो पैसा आपको देना ही देना। अभी इसकी मैंने बताया ना, पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है, ये चीज है। IMF ने बोला कि जो वेल्दिएस्ट 25 इंडिविजुअल्स है अमेरिका में, एवरेज टैक्स रेट 3.25% है। 9.4% जो है वो टॉप 400 फैमिलीज पे लगाया जाता है, राइट। तो ये बातें जो है ये बोली गई हैं अगर हम टैक्स की बात करते हैं। तो अब आप ये समझिए कि भारत में इनहेरिटेंट टैक्स की बात हो रही है ना। अब इनहेरिटेंट टैक्स आएगा नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो पूरी डिबेट हो रही है, मैंने समझाने की आपको कोशिश की है कि दुनिया के क्या हालात हैं और भारत क्या सोच रहा है और क्या होना चाहिए। यह लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपका क्या मानना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।